डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मियोसिस फर्स्ट की सब स्टेजेस अर्थात लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के विषय में चर्चा की थी। आज हम मियोसिस फर्स्ट की सेकंड स्टेज मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट के विषय में चर्चा करेंगे। मेटाफेज फर्स्ट माइटोसिस की मेटाफेज के समान ही होती है। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होते हैं। सभी क्रोमोसोम्स सेल के मध्य या इक्वेटर पर व्यवस्थित होकर मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। मेटाफेजिक प्लेट सेंट्रोमियर के पंक्तिबद्ध होने से बनती है। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर स्पिंडल से संयुक्त हो जाते हैं। इस स्थिति में सेंट्रोमियर पोल्स की ओर, जबकि क्रोमोसोम्स आम मेटाफेजिक प्लेट की ओर रहते हैं। इस स्टेज में बाइवेलेंट का निर्माण होता है। प्रत्येक बाइवेलेंट में 2 सेंट्रोमियर होते हैं एवं मेटाफेज फर्स्ट के अंत में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य तीव्र रेप्लिकेशन अर्थात प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। नाउ थर्ड स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट नोन एज एनाफेज फर्स्ट अर्थात पश्चावस्था प्रथम। एनाफेज फर्स्ट में डायड अर्थात द्विक क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के सहारे संबंधित पोल की ओर गमन करते हैं। गमन के पूर्व पेरेंटल एंड मैटरनल डायड्स पूर्णतः पृथक हो जाते हैं, जिनकी दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से संलग्न होती है। एनाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट के क्रोमोसोम्स के पृथक होने की क्रिया को डिसजंक्शन या वियोजन का नाम दिया जाता है। डिसजंक्शन जाइगोटीन के दौरान होने वाली सिनेप्सिस के क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, क्योंकि वियोजित क्रोमोसोम्स में जीन विनिमय हो चुका होता है। इस स्टेज में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। सेंट्रोमियर के विभक्त नहीं होने से एनाफेज फर्स्ट में एक क्रोमोसोम्स की दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स पृथक नहीं होती, फलस्वरूप दोनों एक ही पोल पर पहुंचती है। एक क्रोमोसोम्स की दोनों क्रोमेटिड्स के एक ही ध्रुव पर पोल पर पहुंचने को हेटेरोटिपिक डिवीजन कहा जाता है। एनाफेज फर्स्ट के अंत में प्रत्येक पोल पर क्रोमोसोम्स नंबर प्राइमरी संख्या की आधी हो जाती है, अर्थात पेरेंटल कोशिका जो संख्या है उससे आधी रह जाती है। नाउ फोर्थ सब स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट नोन एज टीलोफेज फर्स्ट और अंत्यावस्था प्रथम। टीलोफेज फर्स्ट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पूरी तरह पोल्स पर पहुंच जाते हैं। स्पिंडल फाइबर आंशिक रूप से लुप्त हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग होती है, जिससे ये लंबे व पतले थ्रेड्स के समान दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं न्यूक्लियोलस प्रकट हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज में न्यूक्लियोलस पूर्णतः प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट स्टेजेस पाई जाती हैं। नाउ साइटोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन। एनिमल सेल में टीलोफेज फर्स्ट के पश्चात क्लीवेज द्वारा अर्थात विदलन द्वारा मैटरनल सेल 2 डॉटर सेल्स में विभक्त हो जाती है। टीलोफेज फर्स्ट अथवा साइटोकाइनेसिस के पश्चात अति सूक्ष्म अवधि की इंटरफेज पाई जाती है। सेकेंड इंटरफेज के दौरान डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, हालांकि कुछ प्रोटीन्स और आरएनए का संश्लेषण होता है। नाउ मियोसिस सेकेंड, इसे होमो और होम्योटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। इसकी संपूर्ण क्रियाविधि
माइटोटिक डिवीजन के अनुरूपी होती हैं। फर्स्ट मियोसिस के अंत में निर्मित दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में यह विभाजन स्वतंत्र रूप से एक साथ संपन्न होता है। सेकेंड मियोसिस को 4 स्टेजेज में डिवाइड किया जाता है: प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। नाउ फर्स्ट प्रोफेज सेकेंड। इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलीन हो जाती है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। डायड की दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से संयुक्त रहती हैं, जबकि इनकी भुजाएं काफी दूर दूर तक फैली रहती हैं। डायड एक्स आकृति शेप लिए होते हैं। नाउ सेकंड मेटाफेज सेकंड, यह प्रावस्था अत्यधिक छोटी होती है। क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर कोशिका के इक्वेटर भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा माइटोसिस की भांति ही स्पिंडल फाइबर से संयुक्त रहते हैं। सेंट्रोमियर सेल के मध्यवर्ती भाग में स्थित होता है, जबकि क्रोमेटिड्स की भुजाएं स्वतंत्र रूप से फैली रहती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः विलुप्त हो जाती हैं। क्रोमोसोम्स अत्यधिक कंडेंस्ड होकर थिक लेकिन आकार में छोटे हो जाते हैं। नाउ एनाफेज सेकेंड, इसमें प्रत्येक डायड क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमियर पर विभाजन होता है। दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से पूर्णतः सेपरेट हो जाती हैं। आइसोलेशन से 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, जो शीघ्र ही स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से संबंधित पोल की ओर गति करते हैं। नाउ लास्ट स्टेज नोन एज टीलोफेज सेकेंड। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का सेट प्रत्येक पोल पर पहुंच जाता है। प्रारंभिक मैटरनल सेल में 4 स्थानों पर 4 नए न्यूक्लियस का निर्माण होता है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट रूप से निर्मित हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स के कुंडलन अर्थात कॉइलिंग पूर्णतः खुल जाते हैं, जिससे ये लंबे और पतले होकर क्रोमेटिन नेटवर्क का रूप धारण कर लेते हैं। टीलोफेज फर्स्ट में चारों न्यूक्लियस इंटरफेस के लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होती है। स्पिंडल फाइबर्स का विलय हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स विलुप्त होना एनाफेज सेकेंड के अंतिम चरणों में प्रारंभ हो जाता है और टीलोफेज सेकेंड में पूर्ण होता है। टीलोफेज सेकेंड के पूर्ण हो जाने पर सेल प्लेट का निर्माण होता है, जिससे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। इसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इस प्रकार मियोसिस डिवीजन के अंत में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिनमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की केवल एक ही क्रोमेटिड उपस्थित होती है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सेक्सुअल मेथड द्वारा प्लांट्स एंड एनिमल्स में मियोसिस डिवीजन एक अनिवार्य एवं तर्क संगत क्रिया है, जिससे 4 हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण होता है, जो निषेचन की क्रिया के योग्य होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गैमेट्स के फ्यूजन के पश्चात ही जाति विशेष में क्रोमोसोम्स की संख्या को द्विगुणित बनाए रखा जाता है, क्योंकि मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण होता है। मियोसिस के अंतर्गत संपन्न होने वाली क्रॉसिंग ओवर्स अर्थात जीन विनिमय द्वारा आनुवंशिक पदार्थों के न्यू रिकॉम्बिनेशन अर्थात नवीन प्रयोजन बनते हैं। इससे संतति में वेरिएशन या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के से ही नेचुरल सिलेक्शन द्वारा नई जातियों का उद्विकास संभव होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिनेप्सिस एंड सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स,
फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ काइजमेटा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।